Good morning, dear students, and welcome to the first period of this beautiful day. आज इस खूबसूरत दिन के पहले पीरियड में इस क्लास में आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमस ग्रे की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी पोयम जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एलिजी एलिजी बोलते हैं शोक गीत। शोक गीत मीन्स गम से भरा हुआ कोई गाना या गीत जो किसी की याद में या किसी के दुख में हमने लिखा हो, उसको हम एलिजी बोलते हैं। तो ये एलिजी थॉमस ग्रे ने लिखी थी अपने लाइफ में जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो अक्सर गांव के बाहर के हिस्से में जहाँ चर्चयार्ड था, जहाँ ग्रेवयार्ड था, वहाँ जाकर बैठते हैं। और एक रोज़ शाम को वो चर्चयार्ड में बैठे हुए हैं, शाम का समय, एंड ही रिमेंबर्स, वो याद करता है उन गरीब, अननोन, अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए जो कब्रों में वहाँ पर सो रहे हैं। अननोन, अननोटिस्ड, उम्र भर उन्होंने मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन अनलाइक द रिच पीपल, जैसे कि रिच पीपल होते हैं, उनके अपोजिट, यानी कि रिच लोग कैसे होते हैं कि अगर वो थोड़ी थोड़ी बातों पर ही जाने जाते हैं, कोई भी वो छोटी चीज़ करते हैं तो वो पब्लिक नोटिस करती है। लेकिन ये गरीब और मजदूर लोग जिन्होंने सारी उम्र मेहनत की, किसानी की, मजदूरी का काम किया और फिर मरकर अपनी कब्रों में चले गए, उनको जानने वाला, उनको याद करने वाला कोई नहीं है। इन्हीं लोगों के लिए कवि ने ये कविता लिखी है कि डेथ इज अ ग्रेट लेवलर। मौत सभी को आनी है और मौत आने पर सभी बराबर हो जाते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। The curfew tolls the knell of parting day. The lowing heart winds slowly over the lea. The plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew tolls the knell of parting day. कर्फ्यू कहते हैं घंटी को, किसी अलार्म बेल को। अब आजकल आपने ये वर्ड ज़्यादा सुना होगा कि शहरों में कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू का मतलब होता है पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाना और लोगों को उनके घरों में भेज देना। तो 12th सेंचुरी के आसपास ब्रिटेन में भी एक सिस्टम था, एक रूलर के रेन में कि 8 बजने के बाद या 8 बजे एक घंटी बजा करती थी, जिसके बाद सभी लोगों को अपने अपने घरों में चले जाना होता था। और अल्टीमेटली अब वो सुबह तक के लिए अपने घरों में चले जाएंगे, सो जाएंगे। मीन्स द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब वही शाम का समय है, लोगों के अपने अपने घरों को, अपने अपने बिस्तरों पे जाने का समय आ गया है, टाइम आ गया है। तो पोएट सेज द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये इशारा है दिन के खत्म होने का। ये बैल जो है इस चीज का इशारा है, दिन के खत्म होता है। कभी कंपेयर कर रहा है अपनी लाइफ को कि वो अब जिंदगी के शाम तक पहुंच चुका है, जहां पर अब उसकी लाइफ के खत्म होने के इशारा दिया जा रहा है। और वो इतना कमजोर, इतना बूढ़ा, इतना परेशान, इतना थका हुआ हो चुका है, जैसे कि उसकी मौत बिल्कुल करीब है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। और लोइंग हर्ड, लोइंग यानी झुके हुए हर्ड। हर्ड मीन्स जो जानवर हैं खेतों से वापस लौट रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करके अपने घरों की ओर, अपने ठिकानों की ओर लौट रहे हैं, उनके सर झुके हुए हैं। लोइंग हर्ड, लोइंग थकान से वो झुके हुए अपने ठिकानों की ओर लौट रहे हैं। और विंड स्लोली ओवर द ली, और हवा उस ग्रास लैंड्स पर, उस घास की मैदान पर धीरे धीरे बह रही है। यानी कि शाम का पूरा जो सीन है वो पोएट ने क्रिएट किया है। द प्लॉमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। और जो प्लॉमैन है, जो किसान है, वो थके हुए रास्तों पर अपने आप को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। थके हुए रास्ते कैसे हैं? जब सुबह में आदमी जाता है तो रिफ्रेश होता है और एनर्जेटिक होता है। रात की नींद के बाद उसे रिफ्रेशनेस मिलती है और वो अपने काम पर
एक एक्साइटेड वे में, बहुत ही एनर्जेटिक वे में जाता है। लेकिन जब वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है तो सारा उसका शरीर, सारी बॉडी उसकी थक जाती है और वो बमुश्किल अपने घर थका हुआ पहुंचता है। इसी तरह से ये प्लॉमैन है जो अपने घरों की ओर अपने आप को थके हुए हालत में घर की ओर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इसको अपने आप को, अपने शरीर को, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस सारी दुनिया को अंधेरे में छोड़कर चले जाते हैं और मुझे भी क्यों? क्योंकि कवि कहाँ बैठा हुआ है? चर्चयार्ड में बैठा हुआ है। वहाँ कोई रोशनी जलाने वाला नहीं है, कोई लाइट जलाने वाला नहीं है, कोई भी लाइट को जलाने वाला नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि these people, I mean the plowman and the lowing herd, are going to their houses, leaving the world to darkness and to the poet himself. पोएट को भी अंधेरे में छोड़कर अब वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मीन्स इस सीन में शाम का पार्टिंग ऑफ द डे का सीन क्रिएट किया है कवि ने। Beneath those rugged ends that yew trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in the narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. अब कवि बैठा हुआ है और देख रहा है वहाँ जो जगह है बहुत उबड़ खाबड़ है, कब्र जो है वो बोन है, टूटी फूटी है, कहीं पर ढेर लग गया है, कहीं घास बिखरी पड़ी है। उसको देखकर वो क्या कहता है? वो याद करता है उन फोरफादर्स को, उन बुजुर्गों को गांव के जो अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं। Beneath those rugged ends, उन रफ विद एज, उन अपनी उम्र के बुढ़ापे को पाने पर अब वो कहाँ है? rugged ends that yew tree shade, yew tree की शेड में जो कब्र बनी हुई है वहां पर, where leaves the turf in many a mouldering heap, जहां पर बहुत मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा टर्फ बन चुका है, मिट्टी ऊपर आ चुकी है। उन कब्रों के ऊपर each in the narrow cell forever laid, जहां पर ये अपने नैरो सेल में, नैरो सेल मींस कब्र, यानी कि जो ग्रेव होती है, जो कब्र होती है वो नैरो होती है, उन नैरो सेल्स में लेटे हुए हैं। फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए रख दिए गए हैं, लेटे हुए हैं। द रूट फोरफादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, जो वो सिंपल रूट मींस जो सिंपल फोरफादर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं गांव के, उस गांव के हेमलेट मींस जो विलेज है वहां पर अपनी अपनी नैरो सेल्स में हमेशा के लिए लेटा दिए गए हैं, जहां पर वो सो रहे हैं। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion of the echoing horn, no more shall rouse them from their bed. अब ये लोग अपनी कब्रों में सो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? कोई भी चीज अब इन्हें दोबारा लाइफ में नहीं ला सकते, उठा नहीं सकते हैं उनको इनके बिस्तरों से। क्या कह रहा है कवि? द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह की जो ताज़ी हवा है, अक्सर आपने देखा होगा कि अब तो ऐसा नहीं है, शहरों में जगह नहीं है छत पर सोने की या बाहर खुले में सोने की, लेकिन गांव में अभी भी लोग छत पर सोते हैं और उनकी आंख सुबह की ठंडी ताज़ा हवा से खुल जाती है। तो कवि कह रहा है कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग ऑन, सुबह की ताजगी देने वाली हवा, सुबह की खुशबूदार ताज़ी हवा भी की जो ब्रीजी कॉल है, जो उनको उठाते, कॉल यानी कि नींद से जगाती है, ये ब्रीजी कॉल। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ-बिल्ट शेड, यानी कि द स्वेलो ट्विटरिंग, जो चिड़िया है उसकी ट्विटर भी, जो अपने स्ट्रॉ के बने हुए शेड से अपने गीत गा रही है या बोल रही है या चहचहा रही है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की तीखी बांग, क्लैरियन इस बांग जो सुबह को उठकर मुर्गा चिल्लाता है, उसकी आवाज बहुत तीखी होती है, श्रिल होती है। और द इकोइंग हॉर्न,
या हंटरों के जो अपने कुत्तों को, अपने जानवरों को वापस बुलाने के लिए जो इको करते हैं, आवाज करते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? अगर कोई आदमी सुबह सो रहा हो और ये चीजें हो जाए तो नेचुरली उसका उठना हो जाता है, वो उठ जाता है। जैसे आजकल हम सोने के लिए अलार्म लगाकर, जब सुबह को उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं तो अलार्म बहुत ही तीखी आवाज में हमें उठा देता है। और अब चूंकि ये सब चीजें नहीं है, हम गांव के परिवेश में नहीं रहते हैं ज्यादातर, तो हमें क्या होता है, हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग गांव में इन चीजों की वजह से सुबह में जल्दी उठ जाते हैं। तो लेकिन जो कब्र में सोए हुए लोग हैं, अब वो कभी नहीं उठेंगे। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर बेड। उनको उनके बिस्तरों से नहीं उठाया जा सकता। इनके जरिए, इन सारी चीजों के जरिए जो आमतौर पर हमको नींद से बेदार कर देते हैं, नींद से जगा देते हैं। कौन कौन सी चीजें? ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, ब्रीदिंग ऑन, सुबह की ताजगी से भरी हुई मीठी प्यारी जो हवाएं में हो, या स्ट्रॉ बेल्ट, भूसे के तिनकों से बनी हुई शेड में बैठी हुई चिड़िया की चहचहाहट, या मुर्गे की तीखी बांग, या हंटर की इकोइंग हॉर्न। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। अब उनको उनके इस लोली में जो नीचे किए गए बिस्तर है, कहाँ होता है? एक आदमी के मरने के बाद उसका बिस्तर जमीन के नीचे होता है, तो उसको लोली बेड बताया गया है। तो उनको ये सब चीजें उसके नीचे वाले बिस्तर से, यानी कब्र से वापस नहीं ला सकती। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। एम्बिशन, what do you mean by ambition? Ambition here is personified, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है इसको उन एम्बिशियस लोगों से जो रिच लोग हैं, जो बहुत ही एम्बिशियस थे, जो एम्बिशियस हैं, वो ना मॉक करें देयर यूजफुल टॉय, उनकी मेहनत को। किनकी मेहनत को? इन गरीब, अननोटिस्ड, अनसिविलाइज्ड लोगों की मेहनत को ये एम्बिशन या एम्बिशियस लोग टॉय को पे हंसे ना, उनको उनकी मजाक ना। कैसे? कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों की छोटी छोटी चीजों पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्रिटिक उनकी बन जाते हैं। देयर होमली चॉइस एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर। क्योंकि वो उनकी जो चॉइस थे वो सिंपल थे, उनकी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी, होमली थी, होमली में सिंपल थी, एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और उनकी किस्मत बहुत ही अंधेरे में थी, बहुत क्लियर नहीं थी, ऑब्स्क्योर थी। उनकी जो किस्मत थी वो बहुत ऑब्स्क्योर थी, उन्हें नहीं मालूम था कब वो उनके साथ क्या होना है। अनलाइक द रिच पीपल, जिनके बारे में लोगों को पहले से पता चलता है और वो पहले से उनके बारे में नोट बना कर लिखते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जो रिच लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और उनकी जैसे फॉर एग्जाम्पल वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो न्यूज़पेपर्स के जो राइटर्स हैं, जो कॉलमिस्ट हैं, और अलग जो मीडिया के लोग हैं, वो उनके लिए पहले से ही कॉलम तैयार करके रखते हैं उनकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन उनका क्या, जो बहुत गरीब लोग थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनका जो यूजफुल टॉयल था, यूजफुल कैसे? जो किसान है, जो किसान है अपने मेहनत कर रहा है और वो अनाज उगा रहा है, तो क्या उसकी मेहनत यूजफुल नहीं है हमारे लिए? कि उसने हमें खाने के लिए जो भोजन है, जो खाना है, उसको ग्रेन को तैयार किया, तो उनकी जो टॉयल थी वो अननोटिस्ड गई। उनकी जो टॉयल है वो अननोटिस्ड है, उनके मुकाबले में जो एम्बिशियस लोग हैं, जो रिच लोग हैं। तो नॉट ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना तो उनको मॉक करो और ना ही ग्रैंडियर हियर, जो रिच लोग हैं, उनको डिस्डेनफुल, हेटफुल स्माइल के साथ ना देखो। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, जो ये सिंपल और बहुत ही सादा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनकी मेहनत को, इनके काम को मॉक मत करो, इनको क्रिटिसाइज मत करो। ये गरीब लोग जो हैं, इन्होंने भी लाइफ में अपना सब कुछ दिया है। वो बात अलग है कि उनके काम को नोटिस नहीं किया गया है, उनकी गरीबी की वजह से, उनकी अनसिविलाइज्ड होने की वजह से, इन कंपैरिजन टू द रिच पीपल हु डिड नथिंग बट दे वर
नोटिस बाय ईच एंड एवरीवन, उन अमीर लोगों के मुकाबले में जिनकी छोटी छोटी सी बात को नोटिस किया गया, जबकि उन्होंने उम्र भर मेहनत की और उनके किसी काम को पब्लिक ने या लोगों ने नोटिस। मोस्ट ऑफ heraldry, the pomp of power and all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike the inevitable are the paths of glory laid by to the grave. Now comes to the main point of the poem. The poet says the boast of heraldry, हमारे अंदर उच्च कुल में पैदा होने की, ऊंचे खानदान में पैदा होने का बहुत ज़्यादा गर्व, बहुत ज़्यादा घमंड होता है। द पॉम्प ऑफ पावर, पावर की भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शान आ जाती है जब कोई पोस्ट हमें मिल जाती है या हमें कोई ओहदा मिल जाता है या कोई सत्ता मिल जाती है, तो फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा आ जाता है। बोस्ट मीन्स डींग मारना, अपनी हेराल्डी की, अपने ऊंचे खानदान में पैदा होने की, या द पॉम्प ऑफ पावर, ऑल द ब्यूटी दैट ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, या पैसे से अपने आप को सुंदर बनाए रखना। अवेट्स अ लाइक द इनएविटेबल आवर, सब एक इनएविटेबल समय को, ऐसे समय को जिसको टाला नहीं जा सकता, सबको बराबर अवेट करते हैं, इंतजार रखते हैं। इनका दोनों का, अमीर का भी और गरीब का भी अलाइक, बिल्कुल बराबर, कोई फर्क नहीं है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये सब चीजें, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, फेम, मशहूरियत, पावर, हेराल्डी, ब्यूटी, ये सब इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? उस इनएविटेबल या ऐसे समय का जिसको टाला नहीं जा सकता। मीन्स दे आर गोइंग टू द ग्रेव। कहाँ जा रहे हैं ये सब चीजें? ग्रेव की ओर हमें लेकर जा रहे हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, पावरफुल हो या नहीं हो, खूबसूरत हो या नहीं हो, ऊंचे खानदान से हो या नीचे खानदान से हो, सबको मौत का इंतजार है, उस पल का जो टाली नहीं जा सकती। और सभी रास्ते कहाँ की ओर जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रेव की तरफ। तो इस तरह से डेथ इज अ ग्रेट लेवलर, कवि ने, पोएट ने इस पोयम में हमें बताया है कि जितनी भी सब चीजें हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो पॉम्प एंड शोहरत, चाहे वो हमारी ऊंचा कुल हो, चाहे हमारी पावर हो, चाहे हम कितना भी पावरफुल हो, चाहे खूबसूरत हो, वेल्दी हो, या हम कितने भी एम्बिशियस हो या रिच हो, सब चीजें हमें मौत की ओर लेकर जाती हैं। तो इसलिए हमें कोई हक नहीं कि हम इन कब्र में लेटे हुए अननोन, अनसिविलाइज्ड, गरीब, अननोटिस्ड लोगों को की मेहनत को अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें। हमें उनको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी उम्र भर मेहनत की है और अपनी मेहनत से अपना कुछ पार्ट सोसाइटी में उन्होंने योगदान दिया है, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और उसके बाद अपनी कब्र में जाकर लेट गए हैं। तो ये भी डिजर्व करते हैं, रिच लोगों की तरह इनको भी याद किया जाना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। लेट अस रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इट इज अ फाइन पोएम ऑफ थॉमस ग्रे, बहुत ही फाइन पोएम है थॉमस ग्रे की। The poem is a rare tribute of the poet for the simple, poor and unknown villagers who are lying dead in the small graves. ये कविता, ये पोएम एक रियल ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है कवि की उन गरीब, साधारण, सिंपल, अननोन विलेजर्स के लिए जो लेटे हुए हैं अपनी कब्रों में, छोटी छोटी कब्रों में। The poet expresses his deep sympathy for the sad fate of the poor and neglected villagers. कवि अपनी डीप सिंपैथी, अपनी फीलिंग्स उन गरीब और नेग्लेक्टेड विलेजर्स की उस दुख भरी किस्मत के ऊपर अपने पोएट एक्सप्रेस करता है अपनी डीप सिंपैथी। दे वर वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल थे वो। ये जॉयस वर स्मॉल, उनकी खुशियाँ छोटी छोटी थी, बट लक नेवर फेवर्ड देम, लेकिन किस्मत ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। ही एडवाइसेस द रिच पीपल नॉट टू लाफ एट देम, वो सलाह देता है रिच लोगों के कि वो उन पर ना हंसें। दे शुड नॉट बी proud of their beauty, wealth and power, as they all will die as death comes to all either rich or poor. उन्हें वो सलाह देता है उन रिच लोगों की, वो उन
गरीब ऊपर ना हंसे, वो अपनी ब्यूटी, वेल्थ और पावर पर इतराए ना, घमंड ना करें, क्योंकि उन सबको मरना है, क्योंकि मौत सभी को आती है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। तो इस तरीके से इस सेंट्रल आइडिया को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जैसे हम पहले की पोइम्स में हमने किया है और 11th में भी हमने किया था। पहले हम रेफरेंस की कुछ जो लाइनें होती हैं उस स्टेंजा की पहले कुछ वर्ड्स को उतार लेते हैं और एंड के कुछ वर्ड उतार लेते हैं। लेट नॉट एम्बिशन ये वाला स्टेंजा हमने लिया है और चलिए पढ़ते हैं इसका रेफरेंस। These lines have been taken from the poem An Elegy written in a country churchyard composed by Thomas Green. फिर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। In these lines the poet remembers the poor neglected people of the village lying in their graves and advises the rich people not to laugh at them. अब एक्सप्लेनेशन में हमने सिर्फ एक लाइन शुरू की लिखनी है, बाकी हमें सेंट्रल आइडिया से ही सारा मैटर पिकअप करना है। The poet pays a tribute to the poor neglected people। जो भी हमने सेंट्रल आइडिया लिखा है उसी के इस पार्ट को हमें इसमें पिकअप कर देना है। एंड द डेथ कम्स टू ऑल, जो हमने अभी सेंट्रल आइडिया किया है। तो ये तरीका है हमारा सेंट्रल आइडिया को याद करने के साथ साथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को करने का। अगर आप सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से हमारी ये पोएम यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट पोएम के साथ कल फिर हम इस क्लास में फिर मिलेंगे। कल तक के लिए गुड बाय।